स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। तो आज हम जिस मुद्दे पर डीप डाइव करने वाले हैं वो हमारे देश के सबसे बड़े हिडन इश्यूज में से एक है। हाँ, और देखो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर देश के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। हम आज पोषण अभियान के उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसने एक्चुअली इस पीढ़ीगत समस्या से लड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। सही कहा आपने, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि कुपोषण या मैलन्यूट्रिशन बस खाने की कमी है, पर सच तो ये है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलने वाली बीमारी है। राइट। मतलब मैंने जब इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो मैं सच में हैरान रह गई थी। मुझे समझ आया कि ये दुश्मन 3 अलग-अलग फॉर्म्स में वॉर करता है। पहला बौनेपन, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं, दूसरा अंडरवेट होना और तीसरा अनीमिया। हाँ, और इन तीनों का एक पूरा जीवन चक्र होता है, एक साइकिल जो लगातार चलता रहता है। वेट, जीवन चक्र से यहाँ आपका एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूँ। एक एनीमिक माँ जिसके खून में आयरन की ऑलरेडी कमी है, वो एक लो बर्थ वेट वाले बच्चे को जन्म देती है। फिर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो प्रॉपर पोषण ना मिलने से उसकी लंबाई रुक जाती है, उसकी स्टंटिंग होती है। ओह अच्छा, तो मतलब साइकिल वहीं से शुरू हो गया। एग्जैक्टली। फिर वही स्टंटिंग का शिकार बच्ची कल को किशोरी बनती है और अनीमिक हो जाती है, और फिर वो आगे चलकर एक कमजोर बच्चे को जन्म देती है। ये एक ऐसी लूप है जिसमें हमारी कई पीढ़ियां फंसी हुई हैं। ये तो किसी कंप्यूटर बग की तरह हो गया ना, जो बस एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और सिस्टम को अंदर से पूरा करप्ट कर रहा है। सही पकड़ा आपने। और इसी बग को खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गया था कि किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट के अकेले की बस की बात तो ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसी वजह से 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से पोषण अभियान लॉन्च किया गया। पर मैंने इस ब्लूप्रिंट में एक चीज देखी जिसने मुझे थोड़ा स्केप्टिकल कर दिया था। ऐसी कौन सी चीज देख ली आपने? इन्होंने अपना अल्टीमेट टारगेट रखा था 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाने का। आई मीन सच में इतने बड़े और विविध देश में सिर्फ 4 साल में ये सब ठीक करना थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो गया? देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, और शुरू में सबने यही सोचा था। लेकिन अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखो तो एक असंभव लगने वाली डेडलाइन सेट करना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो मतलब सबको प्रेशर मिलाने के लिए ये डेडलाइन थी। हाँ, इससे पूरे सिस्टम में एक अर्जेंसी आती है। और देखो, टारगेट हवा में नहीं थे। इन्होंने एक प्रॉपर 2-2-2 और 3% का रूल बनाया था। राइट, मैंने वो पढ़ा। स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट में हर साल 2% की कमी लानी थी और एनीमिया में 3% की कमी। बिल्कुल। और ये स्पेसिफिक टारगेट्स तय करने के पीछे जो द ब्रेन था वो नीति आयोग का था। हाँ, नीति आयोग ने ये मास्टर प्लान बनाया, पर मुझे उनका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। उन्होंने 2 अलग बॉडीज बना दी थी, एक नेशनल काउंसिल और दूसरा नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन, जिसे NTBN कहते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। नेशनल काउंसिल, जिसके हेड नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते हैं, उसका काम प्योरली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का था। मतलब अलग-अलग मंत्रालयों के बीच का अगर कोई झगड़ा है तो उसको सुलझाना। एग्जैक्टली। अगर WCD और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच फंड्स को लेकर कोई इशू है तो वो काउंसिल देखेगी। लेकिन NTBN का काम बिल्कुल अलग, यानी प्योर साइंस का था। ओह, तो वहाँ कोई सरकारी पॉलिटिक्स नहीं थी? नहीं, वहां सिर्फ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स थे जो ये बताते थे कि किस उम्र के बच्चे को कितना आयरन चाहिए या कौन सा वैक्सीनेशन कब लगना चाहिए। तो एक तरफ पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट और दूसरी तरफ प्योर साइंस। ये तो बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा है मुझे, जहाँ अलग-अलग मंत्रालय अपना-अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही है ताकि एक सुर निकाल सके। सही कहा। और इस मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस को अचीव करना एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मुश्किल काम होता है। यहाँ 4 मेन मंत्रालय थी। हाँ, मैं पढ़ रही थी। WCD नोडल एजेंसी बन गई, जैसे मान लीजिए वायलिन बजा रही हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ड्रम्स बजा रहा है टीकाकरण के लिए। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें सैनिटेशन यानी मोडी WS क्या कर रहा था? फ्लूट बजा रहा था क्या? देखो, यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। आप किसी बच्चे को कितना भी पौष्टिक आहार और आयरन की गोली खिला दो, अगर उस गांव में साफ पीने का पानी नहीं है तो उसका क्या होगा? आई गेस बच्चे को बीमारी होगी और वो पोषण एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। उसे लगातार डायरिया होगा और उसके शरीर का सारा पोषण धो जाएगा।
इसलिए वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को पोषण के साथ जोड़ना एक सच में मास्टर स्ट्रोक था। बिना साफ पानी के न्यूट्रिशन का कोई फायदा नहीं। वाओ, ये कनेक्शन तो दिमाग घुमाने वाला है। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। और दोस्तों, इन सब को विलेज लेवल पर एक साथ लाने के लिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसे VHSD कहते हैं, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस। राइट, जैसे यूपी में महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इससे सारे सरकारी विभाग गांव में मजबूरन एक ही जगह पर मिलते हैं। हाँ, वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर भी होगी, नर्स भी होगी और पंचायत का आदमी भी एक साथ होता है। लोगों को अलग अलग जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये सारा काम तो फाइनली वो महिलाएं कर रही है ना, जो 3A's हैं, हमारी ग्रास रूट्स वॉरियर्स। बिल्कुल, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और ANM, यही इस पूरे सरकारी स्कीम की असली बैकबोन है। पर उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वाला पॉइंट पढ़कर मैं तो हैरान रह गई थी। सरकार ने जमीन पर कॉर्पोरेट HR की तरह एक जॉइंट इंसेंटिव मॉडल लगा दिया। हाँ, क्योंकि सरकारी सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या होती है ये मानसिकता कि ये मेरा काम नहीं है। उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए सरकार ने 20,000 रुपए का एनुअल बोनस तय किया और उसको 75, 15 और 10 के रेशो में बांट दिया। पर शर्त ये थी कि तीनों मिलकर टारगेट पूरा करेंगी तभी पूरा पैसा मिलेगा। ये तो काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है यार। बिल्कुल है। अगर एक ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया तो दूसरे के पैसे अपने आप कट जाएंगे। तो वो अब मजबूरी में ही सही पर एक साथ मिलकर काम करती हैं। लेकिन सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे पता कैसे चलेगा कि जमीन पर सच में बच्चों का वजन बढ़ रहा है या सिर्फ कागजों पर डेटा मैनेज हो रहा है? डेटा फजिंग तो बहुत आम बात है ना। हाँ, पहले बहुत झूठ बोला जाता था डेटा में। इसे रोकने के लिए ICDS CAS सॉफ्टवेयर लाया गया, ई-गवर्नेंस के अंडर। हर आंगनवाड़ी वर्कर के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। अच्छा, तो मतलब रियल टाइम डेटा एंट्री होने लगी। अगर पिछले महीने वजन कम था और अब अचानक बढ़ा दिया तो सिस्टम खुद रेड फ्लैग कर देगा। एग्जैक्टली। और एक्यूरेट डेटा के लिए नए हार्डवेयर टूल्स भी दिए गए। बच्चों की लंबाई नापने के लिए इन्फेंटोमीटर, स्टैडियोमीटर और बिल्कुल मॉडर्न वेइंग स्केल्स। ये तो बहुत सॉलिड टेक्निकल ट्रैकिंग हो गई। पर दोस्तों, इतने सब के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, यानी बजट। लगभग 9,046 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने 3 साल के लिए। हाँ, और इसमें फंडिंग बांटने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था। केंद्र और राज्यों के बीच 7 और 40 का रेशो था। वेट, केंद्र सरकार के पास तो पैसा है, वो पूरा 100% भी तो दे सकती थी। राज्यों से 40% हिस्सा क्यों मांगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एक रूल होता है, स्किन इन द गेम का। जब तक स्टेट गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं लगेगा, वो स्कीम को सीरियस नहीं लेंगे। राइट, वरना लोकल अथॉरिटीज कहेंगी कि ये तो बस दिल्ली की स्कीम है, हमें इससे क्या लेना देना। एग्जैक्टली। उनकी प्रॉपर जवाबदेही तय करने के लिए ये 40% का हिस्सा बहुत जरूरी था। और इस बजट का सही यूज करने के लिए इन्होंने अलाइड प्रोग्राम्स जोड़े, जैसे PMMVY, जिसमें सीधे प्रेग्नेंट महिला के अकाउंट में 6,000 रुपए का कैश ट्रांसफर होता है। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी रेड टेप को काफी कम किया है। और इसी के साथ एक और बहुत सॉलिड प्रोग्राम जोड़ा गया, अनीमिया मुक्त भारत, जिसकी अपनी एक 666 स्ट्रेटेजी थी। ये 666 स्ट्रैटेजी पढ़कर तो मुझे मजा ही आ गया। मतलब 6 टारगेट ग्रुप्स, 6 इंटरवेंशंस और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, एकदम स्नाइपर की तरह निशाना लगाया। बिल्कुल, हर एज ग्रुप के हिसाब से आयरन, फोलिक एसिड का डोज अलग तय हुआ और डीवर्मिंग की साइकिल भी अलग अलग सेट की गई। पर इन सब में एक आखिरी चीज थी जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी। आप कितना भी पैसा या टेक लगा लो, अगर किसी माँ को ही नहीं पता कि खाना खिलाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है, तो सारा पैसा बेकार है ना। सही पॉइंट उठाया आपने। बिहेवियरल चेंज के बिना सब यूजलेस है। और इसीलिए सरकार ने इसे सिर्फ एक सरकारी स्कीम ना रखकर एक मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। हाँ, जैसे हर साल सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का नोटिस निकाल दिया, ताकि गांव-गांव में रैलीज हों और लोग नेचुरली इस मुद्दे से जुड़े। बिल्कुल, जब तक आम जनता और पंचायत इसको अपना मुद्दा नहीं मानेगी, सिर्फ आंकड़ों से सच्चाई नहीं बदलने वाली। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है दोस्तों। ये सब पढ़ने में, पेपर पर और इसके एग्जीक्यूशन में बहुत परफेक्ट लगा, पर 2022 का जो असंभव डेडलाइन था, वो तो अब निकल चुका है। और टारगेट के बिना क्या वो सारी सरकारी मशीनरी अभी भी उसी एनर्जी से काम कर रही है? सही बात है। क्या सारे डिपार्टमेंट वापस अपनी अपनी अलग दुनिया में तो नहीं जा बैठे? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको आगे भी नजर रखनी चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।